Good morning, students. In this lecture, we will discuss more about radio wave propagation. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था what are the important properties of radio waves, what are the basics of antenna, फ्री स्पेस मॉडल प्रोपोगेशन. हमने एक फ्री स्पेस मॉडल इंप्लीमेंट करके देखा था कि जिससे हम फ्री स्पेस में रिसीव्ड पावर को मेजर कर पाए. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोगेशन मैकेनिज्म. एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे जो वेव्स सिटी एरिया हो, अर्बन एरिया या रूरल एरिया, सभी में क्या होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर कभी भी डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट पे नहीं रखे जाते हैं. अगर लाइन ऑफ साइट है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मिलता है, सिग्नल बहुत अच्छा मिलता है, पावर जिसका बहुत हाई होता है. बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन अ सिटी एरिया वी हैव लार्ज बिल्डिंग्स, while in rural area we have large trees and all that. Okay, hilly area. तो मतलब डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट तो पॉसिबल है नहीं. तो फिर भी जब हम ट्रांसमिट करते हैं किसी सिग्नल को और रिसीवर जब रिसीव करता है तो हमें रेडियो वेव्स रिसीव होते हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं है, फिर भी सिग्नल रिसीवर से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच रहा है. तो by which methods, by which mechanism they travel? So it is most important to study that mechanism so that we can be with the updated model. कि हम मॉडल इम्प्लीमेंट, नया मॉडल रिसर्च कर पाए और थियोरिटिकली हमारी जो सिस्टम सेल्यूलर की जब आप डिज़ाइन करते हो एज अ नेटवर्क इंजीनियर, तो पहले आपको थियोरिटिकली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसा मॉडल हम सर्च कर पाए कि जिससे हम अच्छा सा अपने नए मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक थ्री मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म्स आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में स्टडी कर चुके हैं, फिर भी आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे. रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग. ओके, यहाँ पे मल्टी पाथ्स दिखाए हैं. मल्टी पाथ मतलब मल्टीपल पाथ के जिससे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमारा रेडियो वेव्स पहुंचता है ट्रैवलिंग करके. ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग भी है, रिफ्लेक्शन भी है और डिफ्रैक्शन भी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन. बेसिक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं तीनों का. Reflection occurs when a propagating electromagnetic wave impinges on an object which has very large dimension as compared to wavelength, like surface of the earth, buildings, walls, bricks and all that. तो जब कभी भी रिफ्लेक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पासिस और इम्प्लाइड ऑन अ वेरी लार्ज डायमेंशन. अभी यहाँ पे लार्ज डायमेंशन का मतलब क्या? लार्ज तो मतलब सब होता है, तो किस चीज को हम लार्ज बोल सकते हैं कि जिसपे रिफ्लेक्शन होता है? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि लार्ज डायमेंशन एज कंपेयर्ड विद द वेवलेंथ. ओके, जो भी फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो, है ना, उसके हिसाब से वेवलेंथ होती है. तो वेवलेंथ के हिसाब से वैल्यू डायमेंशन, यानी कि सपोज अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी आपने रखी है उसकी वेवलेंथ है सपोज 800 मेगाहर्ट्ज, जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल किया था, उसका था 1.5 मीटर्स. ठीक है, उसकी वेवलेंथ थी 1.5 मीटर्स. तो 1.5 मीटर से ज़्यादा डायमेंशन वाली कोई भी चीज़ हो उसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज. ठीक है, तो उस पे जब ये रेज इंप्लीमेंट होंगे, इम्पिंजेस होंगे, तो रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, diffraction. And diffraction occurs when the radio path between the transmitter and receiver is obstructed
by a surface that has sharp irregularities or a sharp edges. तो लाइन ऑफ साइट अगर नहीं है डायरेक्टली, और अगर बीच में अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हैं तो उनमें अगर शार्प एज वाले ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स आते हैं, देन इट मे बी डिफ्रैक्टेड. डिफ्रैक्टेड मतलब उनका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है. Diffraction explains how radio signals can travel urban and rural environment without a line of sight path. ठीक है. Actually diffraction is good कि यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जस्ट थोड़ी डायरेक्शन चेंज होती है. ओके. स्कैटरिंग. Scattering occurs when medium has objects that are smaller or comparable to the wavelength. Okay. Like अगर डायमेंशन ज्यादा है वेवलेंथ से तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर डायमेंशन कम है. ओके. स्मॉल डायमेंशन, अभी तो आपको मालूम है कि स्मॉल डायमेंशन किसे बोलते हैं और लार्ज डायमेंशन किसे बोलते हैं. तो स्मॉल डायमेंशन से क्या होगा? स्कैटरिंग. ओके. जनरली आपने देखा होगा लार्ज फ्रीक्वेंसीज अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज जो सिग्नल्स होते हैं, 10 गीगाहर्ट्ज लाइक वाईफाई है ना. तो वाईफाई जो हमारा होता है उनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ही कम होती है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स एंड माइक्रोमीटर्स. ठीक है. तो इट इज अफेक्टेड बाय रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स जो होते हैं उनकी भी डायमेंशन इतना ही होता है. तो वाईफाई जो हाई फ्रीक्वेंसी है हैज अ स्मॉलर वेवलेंथ. तो स्मॉलर वेवलेंथ से भी ज्यादा जो छोटे रेन ड्रॉप्स है उससे स्कैटरिंग होता है. ठीक है. समझ में आया? तो स्कैटरिंग इज अफेक्टेड टू स्मॉलर कंपोनेंट एंड रिफ्लेक्शन इज अकर्ड बाय लार्जर डायमेंशन कंपोनेंट. ये थोड़ा सा ब्रीफ हमने दे दिया रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग का. नाउ वी विल गो इन डिटेल वन बाय वन. Reflection. Reflection occurs when a radio wave propagating in one medium impinges upon another medium having different electrical properties. Clearly mention है यहाँ पे कि जो भी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाता है, अगर दूसरा डायमेंशन इलेक्ट्रिकल हैज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अगर वो नॉन कंडक्टर है तो कुछ नहीं होता है. Okay, but if it has a small electrical property, then it is reflected. Okay, if radio wave is incident on a perfect dielectric. Okay, यहाँ पे दो चीजों पे इंसिडेंट हो सकता है. either it may be a perfect dielectric or it may be a perfect conductor. ठीक है. नॉन कंडक्टर पे तो इफेक्ट होता ही नहीं है. so reflection can be occurred on two types of material, perfect dielectric and perfect conductor. तो we will see individually कि perfect dielectric पे implement होगा तो क्या इफेक्ट होगी और perfect conductor पे होगा तो क्या होगा. तो if radio wave is incident on a perfect dielectric, then part of energy is reflected back and part of energy is transmitted. मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड. ओके. इन एडिशन टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन, द interaction between the wave and boundary cause the energy to be split between reflected and transmitted wave. ओके. एनर्जी क्या होती है? पूरी स्प्लिट हो जाती है इनटू रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड ट्रांसमिटेड वेव. ट्रांसमिटेड वेव्स मतलब जो पास हो जाते हैं वो. द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव आर गिवन रिलेटिव टू इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड बाय फ्रेशनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज गामा. तो इन सबको रिलेट कैसे करेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव, इन तीनों का जो एम्पलीट्यूड होता है दे आर कंबाइंडली they are related
by the फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डाइलेक्ट्रिक। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर, द एंटायर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये बहुत काम की चीज है कि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक पे होती है तो क्या होता है, सम ऑफ द पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक and some of the part will be transmitted. But if radio waves are implied on a perfect conductor, then whole energy, whole wave is reflected back. Clear? So this is reflection. Okay. Before theoretically study the reflection, we should know the concept of polarization. तो polarization क्या चीज है? So in general, electromagnetic waves are polarized. They have instantaneous electric field component in orthogonal direction in a space. Okay, orthogonal means a 3D dimension. A polarized wave can be represented as sum of two spatially orthogonal component. First, either vertical or a horizontal, और लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड और राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड। पोलराइजेशन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तब अगर आपने ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो ट्रांसमीटर एंटेना है वो अगर हॉरिजॉन्टली ऑर्थोगोनल वेव्स जनरेट कर रहा है और आपका जो रिसीवर है वो वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो आपको कभी भी सिग्नल रिसीव करने को नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने भी नजदीक हो या कितने भी दूर हो। ठीक है, बोथ पोलराइजेशन ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शुड बी सेम। ठीक है, सर्कुलर में भी ऐसा होता है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड पोलराइज्ड सर्कुलरली रखा है और रिसीवर को राइट हैंड रखा है तो आपको कभी भी सिग्नल रिसीव करने को नहीं मिलता। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है रेडियो वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि इसका हम यूज क्या कर सकते हैं, दैट पोलराइजेशन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ फ्रीक्वेंसी प्लानिंग। इसका आप मेनली यूज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी प्लानिंग में, जो लाइक सेल्युलर कंसेप्ट डिजाइनिंग में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी रीयूज करते हैं। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का हम अलग अलग सेल में यूज करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी रीयूज की वजह से क्या होता है, को चैनल इंटरफेरेंस, कि अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी दो को दे रहे हो तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी रीयूज हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पोलराइज्ड रीयूज, कि मतलब ऐसा करें हम कि दो सेल है तो दो सेल में हम सेम फ्रीक्वेंसी रखें, लेकिन एक को हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड रखें और दूसरे में वर्टिकली पोलराइज्ड। तो क्या होगा कि दोनों पूरे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर दोनों आसपास के सेल में है, एकदम नेबरहुड सेल है और दोनों में आप सेम फ्रीक्वेंसी असाइन कर रहे हो, लेकिन दो लोग का पोलराइजेशन आप अलग रख रहे हो, तो आप इजीली दोनों को सेपरेट कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो पोलराइजेशन का आप फ्रीक्वेंसी प्लानिंग में भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, vertically polarized wave, generally electromagnetic wave has the two components, electric field and magnetic field. They are orthogonal in nature, मतलब they are perpendicular to each other. ठीक है, vertically polarized wave generally हम electric properties को ही उसी के नाम से जाने जाता है। The electric field and the magnetic field vibrate at right angle at each other. They have a 90 degree of phase difference. तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, ओके, देन इट्स कॉल्ड
vertically polarized wave. Okay, but if electric field is in a horizontal direction, then it's called horizontally polarized wave. ओके ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वेव इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है. ओके, नाउ बैक टू रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन दो अलग अलग सरफेसेस पे रेडियो वेव्स इंप्लीमेंट करते हैं तो होता है. एक होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक होता है परफेक्ट कंडक्टर. अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे वेव इंप्लीमेंट करते हो, इम्पिंजेस करते हो, तो क्या होता है कि सम ऑफ द एनर्जी, सम ऑफ दिस पार्ट ऑफ द एनर्जी विल रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम ऑफ द एनर्जी विल ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है. एक मॉडल टाइप यहाँ पे रखा है हमने. दो पॉसिबिलिटीज है. इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी इन अ वर्टिकल पोलराइजेशन और इन अ हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन. तो ई फील्ड इन अ प्लेन ऑफ इंसिडेंट, जब कभी भी हमारा जो वेव इंसिडेंट हो रहा है, ओके, ई आई और ये है ई आर. ओके, रिफ्लेक्टेड वेव. जो हमने बोला था कि इंसिडेंट वेव दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. सम ऑफ द एनर्जी विल रिफ्लेक्ट बैक and some of the energy is transmitted. So EI is the incident wave, ER is the reflected energy for reflected wave, and ET is the energy of transmitted wave. Okay, तो क्या होता है, if energy of incident is in plane of incident, उनका जो direction है वो same है. Okay, and HI is the magnetic field which is perpendicular or orthogonal in a incident wave. Okay, तो क्या होगा कि ER has a magnetic property HR and HI, HT you can say that. Okay, theta I, theta R and theta T are the angle at which they are incident and reflected and transmitted. Okay, उसी तरह से अगर मेरी एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, इफ इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि वो ऑर्थोगोनल है, और HI जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इन फेज है, सो एट दैट टाइम जो मुझे मिल रहा है ER, ओके, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एनर्जी फॉर रिफ्लेक्शन है उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी विच इज इन अ सेम फेज एज ऑफ इंसिडेंट वेव. ठीक है, उसी तरह से ट्रांसमिटेड वेव का भी सेम होगा. क्लियर? ये दो मतलब बेसिक एक है इन फेज और एक है आउट ऑफ फेज. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं और दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. एक हो रहा है ट्रांसमिट और एक हो रहा है रिफ्लेक्ट. तो गामा अगर हमने यहाँ पे देखा था कि दे आर रिलेटेड विद द फ्रेशनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा. तो ये वेव्स का अगर हम फ्रेशनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट देखने जाए तो क्या मिलेगा? सो गामा पैरेलल विल बी ER upon EI, reflected wave upon incident wave. So it will be eta 2 sin theta t minus eta 1 sin theta I. Okay, theta t of a angle at which transmitted wave, angle of transmitted wave, और theta I है angle of incident wave, upon eta 1 sin theta t plus eta 1 sin theta I. Okay, it is the Fresnel reflection coefficient for a parallel, मतलब जो फर्स्ट मॉडल है उसका. Okay, when E field is in the same plane, and we have for a second model gamma
perpendicular, that is Fresnel reflection coefficient, also a Fresnel reflection coefficient, ER upon EI is equal to eta 2 sin theta I minus eta 1 sin theta t, eta 1 sin theta I plus eta 1 sin theta 2. It is perpendicular E field polarization. Okay, now what is eta? Eta is the intrinsic impedance of a material. ओके ये ईटा जो है वो मटेरियल का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, दैट इज नथिंग बट इट्स अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन ई एप्सिलॉन, म्यू अपॉन एप्सिलॉन. व्हाट इज म्यू? म्यू इज permeability and epsilon is a permittivity of the material. So if you know the permeability and permittivity of the material, then you can exactly know that how much reflection can be occurred. अगर आपको ये मटेरियल की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी मालूम है, then you can know how much reflection can be taken place, कितना रिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है. This expression expresses a ratio of reflected electric wave to the incident electric field and depend on a impedance of media on an angle. तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जो रिफ्लेक्शन होता है उनका कैलकुलेशन. रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट वेव ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर. देन व्हाट हैपन? इफ इंसिडेंट ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर, द एंटायर ईएम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली स्नेल्स लॉ वी कैन से दैट थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आई. ओके, क्योंकि सब एनर्जी इक्वली रिफ्लेक्ट हो रही है. सो यू कैन से दैट इन प्लेन EI is equal to ER and in a perpendicular it's a parallel, it's a perpendicular. So in a perpendicular EI is equal to minus ER and gamma for parallel is 1, you are getting a value 1, and gamma for perpendicular you are getting a value minus 1. Okay, here is the calculation for a perfect conductor. Okay, रिफ्लेक्शन ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अगर हम वेव्स को डाइलेक्ट्रिक पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, और परफेक्ट कंडक्टर पे करते हैं तो परफेक्ट कंडक्टर में क्या होता है कि एनर्जी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट्स होते हैं तो उनका जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है इन दिस सिटीज, वाया दिस सिटीज एंड ऑल दैट, तो क्या होता है कि उनको एक गोल्डन या एल्यूमिनियम फॉइल से उनको पूरा ढक लेते हैं, ताकि क्या होता है कि जब रेडियो वेव्स उन पे इम्प्लीमेंट हो तो पूरा वो इफेक्ट ना कर पाए सिस्टम को, तो एनर्जी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो जब सैटेलाइट का जब स्टडी यहाँ पे लैब्स में होता है तो इट इज कवर्ड बाय एल्यूमिनियम फॉइल. क्लियर? ओके. रिफ्लेक्शन और ब्रूस्टर एंगल, it is the angle at which no reflection occur in the medium of origin. It occurs when the incident angle theta b is such that the reflection coefficient is equal to 0. अगर ऐसा, ये मैथमेटिक्स का एडवांटेज है कि आप प्रैक्टिकली, ये जो आगे हमने बातें की वो प्रैक्टिकली थिंग्स थी. अगर मुझे रिफ्लेक्शन को 0 करना है तो क्या कर सकता हूं मैं? हाउ कैन आई मेक रिफ्लेक्शन टू बी ए 0? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गामा पैरेलल को 0 करना पड़ेगा, तो ही रिफ्लेक्शन 0 हो पाएगा. तो उसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो साइन थीटा बी इज इक्वल टू E1 अपॉन E1 प्लस E2. व्हेन फर्स्ट मीडियम, it is the permittivity of first medium, that is E1, and permittivity of second medium, that is E2. When the first medium is the free space, जब भी हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं तो फ्री स्पेस में ही रेडियो वेव्स ट्रैवल करते हैं और वो डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टर को टकराते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट मीडियम इज जनरली अ फ्री स्पेस एंड सेकंड मीडियम हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी, that is epsilon r. Then sin theta b is equal to
ER minus 1, ER square minus 1. So Bushnell angle only occur for a parallel polarization. It is not for perpendicular polarization. Clear? Now ये रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है हम एक मॉडल में इंप्लीमेंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं टू रे मॉडल। ये मॉडल को हम स्टडी करते हैं और वो क्या हमें आउटपुट दे रहा है, पावर कितना, रिसीव्ड पावर कितना होगा वो हमें मेजर करके देगा। तो इंप्लीमेंट करते हैं। सो ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल और अ टू रे मॉडल। इसको टू रे मॉडल क्यों बोलता है वो आगे हम जानेंगे तभी मालूम पड़ेगा। In mobile radio, single direct path between this base station and mobile is seldom only a physical means for a propagation. Free space model as a standalone is inaccurate. जो हमने लास्ट टाइम फ्री स्पेस मॉडल देखा था उसमें हम डायरेक्टली इक्वल इन ऑल डायरेक्शन रखते थे हमारा कंसेप्ट। सो दैट इज standalone. It is inaccurate. Two-ray ground reflection model is useful in that case as compared to standalone or a free space model. तो टू-रे मॉडल मतलब क्या? Two-ray model reasonably accurate for predicting the large-scale signal strength over several kilometers that use tall tower height. पहला हमारा मेन एजम्पशन यहाँ पे हमने देखा कि टू रे मॉडल इंप्लीमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ कहीं पे भी आपको लार्ज ऑफ किलोमीटर्स का डिफरेंस है फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, एजम्पशन इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जनरली दो एजम्पशन हुए हमारे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिस्टेंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, around greater than 50 kilometers. Okay, or height of the transmitter antenna should be greater than 50 meters. Either it may be 50 meters long or it may be put on a large building. तो अगर हम स्टडी करना चाहे तो क्या होगा, तो हमारा जो ट्रांसमीटर है, ओके, height of the, यहाँ पे हमने बोला कि it should be greater than, to implement this we have assumption that it should be greater than 50 meters. तो HT it's a height of transmitter. Okay, this surface is earth. Okay, and receiver मतलब it may be anything, it may be a car, it may be house, it may be a house antenna. ओके, तो लेकिन ये दोनों का जो डिफरेंस है, द डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 50 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर से जो सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो रिसीवर तक कैसे पहुंचेंगे? बाय टू, आइदर इट मे बी डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट, इट मे बी ट्रैवल डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट, और इट मे बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ। यू कैन नो दैट, आपको मालूम ही होगा कि अर्थ इज अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो अर्थ से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो फर्स्ट पाथ, मल्टी पाथ जो हम बोलते हैं, तो फर्स्ट पाथ इट इज अ डायरेक्ट पाथ एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड पाथ। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे ELOS, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है इसकी हम एनर्जी है उसको बोलेंगे ER. सो टोटल वी कैन से दैट E total at the receiver is equal to ELOS plus ER. ठीक है, इट्स नॉट अ स्केलर सम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी बहुत अच्छा मैटर करता है। ओके, सो इट इज अ वेक्टर सम of ELOS and ER. Then you can find the E total, the total reflected energy. HR is the height of the receiver. कि height आप कितनी रखते हो, यहाँ तो फिक्स किया है कि it should be greater than 50 meters, but HR. Okay, theta I, theta 1 and theta 0. तो theta 1 है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट
to the ground. Okay, and theta 0 is the angle of reflection, reflected wave. यही मॉडल को अगर हम डिफरेंट इमेजेस से, इसके इमेज से हम जानना चाहें तो ये मॉडल को हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो पहला जो हमारा वेव है, इट इज डन बाय डी डैश. एनर्जी एक पाथ है जिसको हम बोलते हैं डी डैश, और दूसरा जो पाथ है रिफ्लेक्शन वाला उसको हम अगर बोलते हैं डी डबल डैश. ठीक है, तो अभी दोनों वेव की वजह से कितना पावर मिल रहा है हमें रिसीवर साइड पे, उसका स्टडी करना है. ठीक है, बाकी के सब चीज आपको मालूम ही है. तो एच टी माइनस एच आर. ओके, हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड हाइट ऑफ द रिसीवर यहाँ पे बहुत मैटर करता है. सो पाथ डिफरेंस, एक है डायरेक्ट पाथ, एक है रिफ्लेक्टेड पाथ. तो ये पाथ का जो डिफरेंस है वो क्या मिलेगा हमें, डी डबल डैश माइनस डी डैश. डी डबल डैश इज डन बाय द रिफ्लेक्टेड वेव एंड डी डैश इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट वेव. तो उसका जियोमेट्रिकल हम एनालिसिस करें बाय डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला, then we will have a final equation of 2HT/HR upon D. मतलब कि जो पाथ डिफरेंस है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, एंटेना की हाइट पे और दोनों के डिस्टेंस पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो डिस्टेंस है उस पे. ठीक है, फेज डिफरेंस जो आपको मिलेगा थीटा डेल्टा. Okay, delta is the path difference. Theta delta in radians is equal to 2 pi delta upon lambda. So you can say that it's omega c delta upon c, that is phase difference. Okay, path difference is different than phase difference. Time delay, gamma d is equal to delta upon c, that is theta delta upon 2 pi fc. And power you are getting on a receiver side, it's pt gt gr ht square hr square upon d raised to 4. मतलब डिस्टेंस पे हाईएस्ट इफेक्ट रहेगा कि रिसीवर में आपको कितना पाथ मिल रहा है उसका. ऑब्वियसली हाइट और गेन दोनों पे भी डिपेंड है. क्लियरली, सो इट्स अ टू रे मॉडल, क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स हमने कंसीडर किया है, एक लाइन ऑफ साइट एक और एक है नॉन लाइन ऑफ साइट. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टू रे मॉडल. एक्चुअली रिफ्लेक्शन इज गुड, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे जो हमें सब जगह पे जो कनेक्टिविटी मिलती है, इट मे बी आइदर ऑफ अ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक सरफेस की वजह से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ना, कंडक्टर की वजह से या डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो घर के हर कोने में या फिर किसी भी पार्ट में, अर्थ के किसी भी पार्ट में आपको वो सिग्नल रिसीव होने को मिलेंगे. एटलीस्ट सम एनर्जी सिग्नल विल बी रिसीव्ड एट ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आपको हर जगह पे कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी. क्लियर? सो रिफ्लेक्शन देख लिया आज हमने. ओके, आज के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द डिफ्रैक्शन. ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.